जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर हार्दिक अभिनंदन है। और आज का जो हमारा आर्टिकल है इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्टिंग करेंगे ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ, उससे पहले आप में से जिन्होंने भी अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नए नए आर्टिकल्स के नोटिफिकेशन हैं वो उनको तुरंत मिल सकें। सो लेट्स स्टार्ट ओम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ। छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ क्या कहता था कि पोटेंशियल डिफरेंस इट स्टेट्स that potential drop across the end of conductor across the end of conductor is directly proportional to the current flowing through it to current flowing through it current flowing through it provided the physical condition provided the physical conditions means temperature, pressure. Physical conditions remains unchanged कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो अनचेंज्ड रहें, तो हम कह सकते हैं दैट इज V is directly proportional to I और V is equal to RI। ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। तो सेम अगर V और I के बीच ग्राफ ड्रॉ करें हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, I वर्सेस V ग्राफ, तो इट कम्स आउट टू अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन आ जाता है, इट मीन्स ओम्स लॉ ओबेड। तो ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, लेकिन ध्यान रखना है कि फिजिकल कंडीशन सेम रहनी चाहिए, यानी टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होने चाहिए। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो V और I प्रोपोर्शनल नहीं आते, V अपॉन I हमारा कांस्टेंट नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, यहां से यदि हम देखें तो V अपॉन I ये रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू R। क्योंकि जब जैसे जैसे हम करंट फ्लो करते हैं तो वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, तो इस वजह से जो रीडिंग है वो डिफरेंट आएंगी और V अपॉन आई रेशियो आपका कांस्टेंट नहीं आएगा जब आप प्रैक्टिकली करेंगे। तो या थोड़े थोड़े समय के बाद आप रीडिंग्स लें तो आपका V अपॉन आई रेशियो कांस्टेंट आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ इसी ओम्स लॉ पे बेस्ड, अब इसी से रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट जो होती है SI unit of resistance is ohm. Now SI unit of resistance is ohm. जो SI यूनिट होगी वो ओम होगी।
तो 1 ओम की यहीं से डेफिनेशन ले लेते हैं साथ साथ कि 1 ओम को यदि हम डिफाइन करना चाहें, 1 ओम, तो 1 ओम रेजिस्टेंस, भाई यदि V की वैल्यू 1 हो जाए, I की वैल्यू 1 हो जाए तो R भी क्या होगा, 1 होगा। इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस of a conductor is said to be 1 ohm, 1 ohm if 1 ampere current flows, if 1 ampere current, 1 ampere current flows on applying a potential difference of, on applying a potential difference of 1 volt, on applying a potential difference of 1 volt, of 1 volt across the end of conductor, across the ends of conductor, across the ends of conductor means resistance of a conductor is said to be 1 ohm, कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कहा जाता है यदि 1 एम्पियर उसमें से करंट फ्लो करें, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, कब, ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, कि यदि हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें किसी कंडक्टर के अक्रॉस और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे तो हम कहेंगे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो ऑन फर्दर, now R is equal to V upon I, R is equal to V upon I, we know that I is equal to NEAVD, so R is equal to V upon I की वैल्यू क्या होती है, NEAVD, क्योंकि हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो था, तो I की जो वैल्यू होती थी NEAVD आती थी, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो NEAVD, अब V को हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू डी, V जो होता है पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस के इक्वल होता है। नीचे आपका जो है NEAVD, NEA, और जो VD की वैल्यू होती थी वो EE टो बाय M होती थी, EE टो बाय M, क्योंकि हम बताएंगे जो VD की वैल्यू होती थी वो हमारी होती थी EE टो बाय M, नेगेटिव आता था वहां। अगर हम बात करते थे डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओनली EE टो बाय M, यहां से आपका E से E कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया M इंटू एल, E इंटू ये L है D की जगह, डिस्टेंस को L लेंथ ऑफ कंडक्टर ले लिया, तो R इज इक्वल टू M इंटू एल अपॉन N E स्क्वेयर ए टो, N E स्क्वेयर ए टो, N E स्क्वेयर ए टो, तो रेजिस्टेंस की ये वैल्यू भी होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। जब हमने डेरिवेशन निकाला तो फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड,
factors on which resistance of conductor डिपेंड्स। किन किन पे डिपेंड कर रहा है? हम देख रहे हैं भाई आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, यहां से रेजिस्टेंस जो है फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फर्स्ट इज लेंथ, so R is directly proportional to L, that is as length of conductor increases, as length of conductor increases, its resistance increases, its resistance increases, increases, C-R-E-A-S-E-S, increases। यदि लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। सिमिलरली इसी डेरिवेशन से हमें दिख रहा है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। सेकंड, ऑन एरिया की बात करें अगर हम, ये फर्स्ट था हमारा, दिस इज फर्स्ट, तो लेंथ की बात हुई। सेकंड हम देखें R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो जो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्हाट डज इट मीन्स? एरिया पे किस तरह से डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ conductor increases if area of conductor decreases। यदि एरिया डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। नाउ कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो फर्स्ट और इन दोनों फैक्टर्स को यदि मैं कंबाइन करूं, दिस इज माय फर्स्ट and this one is second, on combining first and second, on combining first and second, so R is directly proportional to L by A, or we can say, which implies R is equal to rho L upon A, where rho is constant of proportionality, where rho is constant of proportionality, constant of proportionality called specific resistivity. This is called resistivity or
specific resistance of conductor तो रो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और वो भी कह देते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो नाउ डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, now resistivity is equal to resistivity, यहीं से डेफिनेशन ले लेते हैं। हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट क्यूब, यानी लेंथ और वो जो आपका एरिया भी आपका 1 हो, तो 1 इंटू 1 लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों ही 1 हो जाएं, तो आपका आर रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं भाई यदि कोई क्यूब है, क्यूबिक कंडक्टर है, उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों 1 हो, तो लेंथ भी 1 हो जाएगा, उसका एरिया भी 1 हो जाएगा। इस कह सकते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही बात है। इट इज डिफाइंड एज resistance of unit cube of the material, unit cube of the material or conductor, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, यहां से देखें तो आर ए अपॉन एल, यहां से सिग्मा जो होगा दैट इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो आर को हम किस में मेजर करते हैं, ओम, एरिया के लिए आ गया मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो आपका आ गया ओम मीटर। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो ओम मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है। और डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हैं ऊपर से भी, तो आपका आएगा ML3 T माइनस 3 A माइनस 2 ये आपका डायमेंशनल फार्मूला है इसका। तो फिर से देख लें एक बार कि किस तरीके से हमने रेजिस्टिविटी, सबसे पहले ओम्स लॉ हमने डिफाइन किया था जो हम 10th क्लास में भी जानते थे। तो ओम्स लॉ आपका यही कहता था भाई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होने चाहिए। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आर आई, और R की जो वैल्यू होगी वो V अपॉन I होगी। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। Now resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows on applying a potential difference of 1 volt across the ends of conductor। कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया जाए और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, तो उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम होगा। Now R इज इक्वल टू V अपॉन आई, हम जानते हैं I जो होता है NEAVD होता है,
यहाँ से रेजिस्टेंस का हम दूसरा फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए, तो V इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। V को हम E इंटू एल लिख सकते हैं, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी लेंथ के अलॉन्ग मूव करेंगे, और पोटेंशियल ड्रॉप भी अक्रॉस द लेंथ ऑफ कंडक्टर ही डेवलप होगा। तो एन ई ए वी डी की वैल्यू पीछे हमने डेरिवेशन किया है, तो वी डी क्या होती थी, ई टो बाय एम। ई से ई कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया एम, ऊपर पहुंचा तो एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टो। तो ये आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। हम जानते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, भाई एम कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, और आपका टो भी कांस्टेंट है। तो यानी यहां से अगर मैं रेजिस्टिव, भाई हम कहते थे ना, अभी हमने आपको बताया था, यदि मैं इसको कंपेयर कर लूं नीचे, यहीं से सिंक्रोनाइज कर रहा हूं मैं दोनों को, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को। यदि मैं कहता हूं भाई आर जो होता है मेरा वो रो एल अपॉन ए होता है, तो यहां से मैं एल अपॉन ए को निकाल दूं तो बाकी जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, रो की होगी। यानी रो की वैल्यू क्या होगी, इससे अगर हम देखें तो रो की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, किस किस को हटा दें, एल और ए को, तो एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टो, एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टो। तो रेजिस्टिविटी के लिए हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हम देखें तो रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और आपके किस पे, एरिया वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, मींस डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करेगी। उसी को हम नीचे कह सकते हैं, जब हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया, कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल। Resistivity does not depend on the dimensions of material, कि डायमेंशन ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, बट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर क्या है, उसके ऊपर रेजिस्टिविटी आपकी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल। जो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इस तरीके से पूरा हमारा, फिर आते हैं आपके ओमिक कंडक्टर्स एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड ही। ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक ओमिक है तो ऑब्वियसली ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। तो दोज कंडक्टर्स which obey Ohm's law are called ohmic conductors। उन्हें हम ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। ग्राफ बिटवीन V एंड I इज लीनियर, और जो ओमिक कंडक्टर होंगे उसमें ग्राफ बिटवीन I एंड V इज लीनियर।
कि वो लीनियर होता है। एग्जाम्पल आपका मेटल्स, यदि मैं बात करूं ओमिक कंडक्टर्स की तो इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मेटल्स का। ऑल मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी ओम्स लॉ को ओबे करती हैं। नाउ नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं? दोज कंडक्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है नॉन ओमिक, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे, तो दोज कंडक्टर्स which does not obey, which does not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors, are called non-ohmic conductors, उन्हें हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स कहेंगे। और जो ग्राफ होगा, ग्राफ बिटवीन V एंड I इज नॉन लीनियर। ग्राफ बिटवीन V and I is non-linear. Examples: semiconductor, diodes, ट्रांजिस्टर, ये तो हमने दो फैक्टर बताए जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता था, बीच में रेजिस्टिविटी स्टार्ट हो गया था हमारा। तीसरा फैक्टर जो होगा जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, दैट इज नेचर ऑफ कंडक्टर। थर्ड इज नेचर ऑफ कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। भाई अगर मेटल्स हैं तो उनके लिए आपका रेजिस्टेंस कम होगा, अलॉयज के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस is also depend on nature of material, और कंडक्टर्स। क्यों मेटल्स है, इंसुलेटर है, क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। फोर्थ वन टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अभी हम देखें कि हमने जो डेरिवेशन निकाला था पीछे, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। दिस रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो उनका जो कॉलिजन्स इंक्रीज करेंगे। कॉलिजन्स इंक्रीज करने की वजह से रिलैक्सेशन का टाइम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा मींस रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका
रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो वो जो हमारा फार्मूला था उसमें रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर increases as temperature increases because on increasing temperature of conductor kinetic energy of electrons increases, due to which number of collisions between electrons increases. Hence, relaxation time decreases. Therefore, resistance of conductor increases. तो इस तरीके से आज हमने टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और जो फैक्टर्स थे किस तरीके से उन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, ये सारी चीजें डिस्कस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।